बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो है वो थर्ड लेक्चर है। और डियर एस्पिरेंट्स, इसमें वैसे मैं सेक्शन 4 और 4A जो है वो पहले ही आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ और वो इतने अहम नहीं थे। आज हम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से सिर्फ सेक्शन 5 जो है उसको देखेंगे। और अगर टाइम होता तो यकीनन मैं ज़रा कुछ ज़्यादा सेक्शन आपको करा देता। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर कर सकें। अच्छा, अब हमने सेक्शन 5 जो है उसको जो है वो हमने देखना है। तो क्या आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, सुने हैं और आपको जो है वो समझ भी आई है। और ये है जी सेक्शन 5। और होप कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो है वो नज़र आ रहा है। वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो अ, अच्छा, ये अब एक नया पार्ट शुरू हो गया है। पहले हमने जो पढ़ा था, पार्ट जो पढ़ा था पिछले पिछले लेक्चर में हमने, जिसमें हमने वो डेफिनेशन भी देखा था, उस पार्ट का नाम था प्रीलिमिनरी। उस पार्ट का नाम था प्रीलिमिनरी जिसमें हमने वो डेफिनेशंस वगैरह जो है वो भी देखी थी। नहीं, सॉरी, वो था जनरल डेफिनेशन। पहला था प्रीलिमिनरी, उसके बाद था जनरल डेफिनेशन हमने देखा। और आज हम जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो है जी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा जी, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट। ठीक है, कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट को आप समझते हैं ना, कि हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है वो, उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उसमें क्या होता है कि एक फेडरल लेवल होता है, ठीक है। और उस फेडरल लेवल के ऊपर जो है वो, अच्छा जी, उसके कौन से लेवल पे क्या है जी, हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। और फिर एक हमारा प्रोविंशियल लेवल है जहाँ पे पंजाब असेंबली है। तो जहाँ पे जो फेडरल लेवल पे जो हमारी नेशनल असेंबली जो लॉ बनाएगी उसको सेंट्रल एक्ट कहेंगे। और जो हमारी प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी उसको हम प्रोविंशियल एक्ट पढ़ेंगे। ये हमने डेफिनेशन में जो है वो हमने पढ़ा भी है। कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस टू come into force on any particular day, then it shall come into operation on the day on which it receive the assent। देखिए, मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि जैसे सीपीसी जो है उसके जो रूल्स पोर्शंस हैं उसके अंदर अमेंडमेंट तो हो गई है, लेकिन उसकी अभी तक इन्फोर्समेंट नहीं हुई क्योंकि उसके बारे में जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो एक अनेक्टमेंट की बात है कि किस दिन से वो अनेक्टमेंट जो है वो क्या है कि वो नाफिजुल अमल होगी। तो उसके बारे में वो कहता है जी कि जनरल रूल तो ये है कि जो डेट उसके अंदर बता दी गई एक्ट के अंदर कि ये दिन से इम्प्लीमेंट होगा, वो उस दिन से इम्प्लीमेंट समझा जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताया गया, अगर नहीं बताया गया कि भाई ये एक्ट किस दिन से जो है वो जो है वो कमेंस करेगा, यानी ये अमल में आएगा, तो उस सूरत में वो कहता है कि वो एक्ट जो है, वो जो एक्ट है, इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट मेड बिफोर द 23 मार्च ऑफ द गवर्नर जनरल। जारी बात है, हमारे आइन से पहले 73 के आइन से पहले या 56 के आइन में गवर्नर था। तो वो गवर्नर के एसेंट के साथ, ठीक है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसकी एसेंट के साथ? प्रेसिडेंट के साथ। आप मेरी एक बात सुने, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा नहीं तो आप पढ़ेंगे कि पहले एक एक्ट जो है वो किस में आता है जी, सेंट्रल एक्ट वो पहले नेशनल असेंबली में आता है। और फिर वो वहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल सिंपल मेजोरिटी के साथ वो पास करते हैं। फिर वो कहाँ पे चला जाता है? सेनेट में चला जाता है। सेनेट भी जब उसको पास कर लेता है तो फिर वो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन कर देता है तो फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनेंस है, वो भी सेंट्रल एक्ट की सूरत में ऑर्डिनेंस जो है
या रेगुलेशन जो है वो जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो रेगुलेशन जो है वो बन जाती है। तो वो ये बात कहना चाहता है, वो कहता है कि अगर किसी एक्ट में वो डेट नहीं लिखी कि वो एक्ट किस दिन से अमल में आएगा, यानी वो कमेंस करेगा किस दिन से उसके वो ऑपरेटिव होंगी उसके पार्ट्स, तो वो कहता है कि उस सूरत में अगर नहीं लिखा तो उस सूरत में जिस दिन प्रेसिडेंट जो है वो उसकी एसेंट देगा और जिस दिन वो एक्ट बनेगा उस दिन से उसको नाफजुल अमल जो है वो समझा जाएगा। अब आप मेरी एक बात को और से समझें, अगर उसमें ये लिखा गया ना कि ये 5 जनवरी से नाफिज अमल आएगा तो कोई बात नहीं, 5 जनवरी को हो जाएगा। अगर उसमें लिखा है ना कि ये तब तक अमल में नहीं आएगा जब तक इसका हाई कोर्ट जो है वो नोटिफिकेशन नहीं करती या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं करती, तो ये बात भी वाजी हो गई। हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं जहां पे स्टैचू ही साइलेंट है, वो कुछ बता ही नहीं रहा कि ये एक्ट जो है ये किस दिन से नाफिजुल अमल होगा। तो उस दिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट उसकी एसेंट देगा उस दिन से वो क्या होगा, वो नाफिजुल अमल होगा। अब आप मेरी एक बात सुने, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसमें लिखा हुआ है इट शैल एक्सटेंड टू होल्ड एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, तो इसने वाजे कर दिया। तो ये फर्स्ट डे ऑफ सितंबर को जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये सीआरपीसी है, इसका भी इसने लिख दिया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, ठीक है, ये भी समझ आ गई। अच्छा अब ये पीपीसी है मेरे सामने, मैंने इसको बड़ा पढ़ा है, इसमें नहीं लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स, इसमें नहीं लिखा हुआ कि ये किस दिन से कम इनटू फोर्स होगी पीपीसी, ठीक है। तो फिर वो सेक्शन 5 को अगर पढ़ें तो ये एसेंट दी है उसने कब, 6 अक्टूबर 1860 को, उस वक्त के गवर्नर जनरल ने या जो भी प्रेसिडेंट है उसने। तो फिर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हुए हम लोग ये बात कहेंगे कि भाई ये जो पीपीसी है ये नाफिजुल अमल हुई कब से, 6 अक्टूबर 1860 से। तो उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर वो स्पेसिफिक डेट लिखी नहीं गई कि ये किस डेट को जो है, यानी किस स्पेसिफिक डेट से ये अमल में आएगा। तो मैं होप कि आपको मैं अपनी बात जो है वो समझा चुका हूँ। अच्छा ये बड़ा इजी था, कि बड़ा इजी है कि भाई अगर डेट लिखी है तो उस डेट से हम नाफिजुल अमल होगा वो। और अगर नहीं लिखी, और अगर नहीं लिखी तो उस सूरत में जो है वो जिस दिन वो एसेंट दी उस दिन वो नाफिजुल अमल में आ जाएगा। अब जो मैं बात बताने लगा हूं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सेक्शन 5 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको एक ना एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने जो है ना वो आपको मैंने समझाना है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको समझाना इस तरह से चाहता हूँ, आपको एक कहानी की सूरत में सुनाता हूँ, आपको ना समझ आ जाएगी मेरी बात की, ठीक है, बजाय इसकी कि मैं लिखूं, मैं कहानी की सूरत में आपको सुनाता हूँ। देखें ये ना पहले विरासत का कानून ये था कि बहनों को हिस्सा नहीं मिलता था ये प्रॉपर्टी में से ना। तो फिर वो ना वो शरीयत एक्ट आया, आई थिंक 1938 में या 1939 में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है कि बहनें जो हैं वो क्या कहते हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में तो उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, लिमिटेड ओनर होंगी, लेकिन जो अर्बन प्रॉपर्टी होगी अब बहनों को भी उसमें शेयर मिलेगा। फिर ये अलहदा बात है कि उसके बाद 1948 का एक्ट आया, फिर शरीयत एक्ट आया, फिर 1962 का एक्ट आया, और 1962 के एक्ट में ने ये कह दिया कि भाई आज के बाद बहनें भी बराबर की हकदार हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, चाहे वो जो है वो अर्बन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा अब आप मेरी एक बात सुने, हम कोई भी डेट खुद से सपोज कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि जी फर्ज करें 1 जनवरी 1939 जो शरीयत एक्ट आया था, 1 जनवरी 1939 को जो था वो नाफिजुल अमल हो गया,
ठीक है, या उस दिन गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने उसकी जो है वो एसेंट जो है वो दे दी। कौन सी डेट बता रहा हूँ, 1 जनवरी 1939। अब शरीयत एक्ट है क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उस शरीयत एक्ट ने ये कहा कि पहले बहनों को विरासत में से जो है वो हिस्सा नहीं मिलता था, विरासत में से हिस्सा जो था वो नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है वो 1 जनवरी 1939 को वो एक्ट आ गया और उसने कहा कि अब बहनों को जो है वो हिस्सा मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखता हूँ, वो क्या है कि एक शख्स जो है वो 31 दिसंबर 1938, यानी हमने डेट फर्ज की है जिस डेट को वो अप्लाई हो रहा है वो है 1 जनवरी 1939। ठीक है, और वो बंदा जो है वो फोत हो रहा है 31 दिसंबर 1938 को। अब जब वो फोत हो गया तो अब उसके घर वाले उठे तो उन्होंने कहा जी कि कानून चेंज हो गया, उसकी बहनें उठी या उसकी जो बेटियां थी वो उठी, उन्होंने कहा जी अब तो हमें भी विरासत मिलेगी, कानून आ गया है। तो फिर देखा जाएगा कि वो मरा किस डेट को और वो एक्ट अमल में कब आया। वो मरा है 31 दिसंबर को और वो जो एक्ट की कमेंसमेंट हुई है वो हुई है 1 जनवरी को। तो इसलिए बहनों को हिस्सा, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि बंदा पहले मर गया था। तो डियरेस्ट फ्रेंड, अब आपको समझ आई कि सेक्शन 5 को शामिल करने का मकसद क्या है कि इस जो डिस्प्यूट है, इस कंट्रोवर्सी को जो है जो बाद में अराइज होगी उसको क्या किया जाए, उसको खत्म किया जाए। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक और बात रखता हूँ, वो ये रखता हूँ वो ये बात रखता हूँ कि 1 जनवरी 1939 को वो एक्ट आ गया कि अब बेटियों को हिस्सा मिलेगा विरासत में से, प्रॉपर्टी में से, और बंदा मरा है 2 जनवरी को। तो अब बेटियों को हिस्सा मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो जिसकी विरासत है वो बाद में मरा है, एक्ट पहले जो है वो क्या हुआ है, वो एनेक्ट हो गया है। तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अभी ये इंटरेस्टिंग बात चल रही है, अगली बात इससे भी मजेदार है, वो आप सुने क्या है। वो क्या है, एक्ट पास हुआ यकम जनवरी अ, 1 जनवरी 1939 को, फर्ज करें और वो हुआ है जी कब के दोपहर के 12 बजे एक्ट पास किया। ठीक है, बंदा मरा है 1 जनवरी 1939 को ही, लेकिन वो मरा है रात को 1 बजे वो मर गया था, जबकि एक्ट पास हो रहा है सुबह 12-1 बजे। तो अब क्या होगा? तो अब हम सेक्शन 5 में ही ये बात पढ़ेंगे कि वो जो वक्त है ना वो शुरू होगा प्रोसीडिंग डे जो है जहां से वो एक्सपायर हो रहा है। मतलब ये है कि जब 31 दिसंबर रात के 12 बजे के बाद जब डेट चेंज हुई तो वो उस वक्त से नाफजुल अमल समझा जाएगा 1 जनवरी। तो लिहाजा अगर वो रात के 1 बजे मर रहा है और एक्ट जो है वो सुबह 10 बजे पास हो रहा है तो वो नाफजुल अमल वहीं से होगा रात 12 बजे से। तो इसका मतलब ये है कि उसकी विरासत में से वारसान को जो है वो हिस्सा मिल सकता है। ये मैं अभी उसको जब एक्ट को पढ़ूंगा तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। डियरेस्ट फ्रेंड्स, अब आप आ जाएं, हम उसकी वर्डिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। वेयर एनी एक्ट सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस टू कम इनटू ऑपरेशन ऑन एनी पार्टिकुलर डे, जैसे वो पीपीसी में देखा है, देन इट शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द एसेंट या गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट। अब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। Unless the contrary is expressed, a central act or regulation shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement। लो जी, आपको समझ आ गई मेरी बात की कि जब पिछले दिन के रात के 12 बजेंगे, पिछला दिन खत्म हो रहा होगा, वो इस वक्त से वो एक्ट जो है वो नाफुजल अमल होगा। और उसकी मैंने आपको मिसाल भी समझाई कि जिस दिन एक्ट पास हो रहा है उसी दिन ही वो बंदा मर रहा है
और वो एक्ट बाद में 2 घंटे पास हो रहा है, वो 2 घंटे पहले जो है वो मर रहा है। लेकिन ये प्रोसीडिंग जो सेक्शन सब सेक्शन 3 है, ये कहता है कि आपने रात 12 बजे से उसको नाफजुल अमल करना है, तो लिहाजा वो कानून जो है वो अप्लाई होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन था। आपने प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट भी करना है, और मेरी कोशिश होगी इसी तरह ही मैं आपको जो है एग्जाम्पल्स के साथ, प्रोपोजिशंस के साथ जो है मैं आपको ये जनरल एक्ट क्लासेस एक्ट करवाऊँ। शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि कोर्ट में इतना रश है। हम इसे जो लोग देखते होंगे, मेरी कोर्ट में इतना रश होता है, इतना काम होता है कि वहाँ से आके बंदा मेंटली तौर पे जो है ना वो मफलूज हो जाता है। लेकिन चूंकि मेरा पैशन है कि मैंने आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं ज़रूर गाइड करना है, एंड तक गाइड करना है, ठीक है। तो लिहाजा जितना भी टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।